हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत चैनल में आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे जितने भी टॉपिक हैं सब इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर मैंने वो अब तक टॉपिक पढ़ाए हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जटिल होते थे और उनको एक जगह मैंने कलेक्ट करके सारी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, ताकि एग्ज़ाम के समय आप को रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ वह ये लेकर आया हूँ कि आधुनिक भारत, जी हाँ, आधुनिक भारत में व्यक्तित्व वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके नाम। व्यक्तित्व वाले मतलब जो आधुनिक भारत में जो एक अपनी अलग छाप छोड़े हैं, जो आधुनिक भारत के इतिहास में एक अलग छाप छोड़े हुए हैं भारतीयों के हित के संदर्भ में, उन प्रमुख व्यक्तियों के नामों की सूची आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ और ये सूची मैंने एक जगह प्रस्तुत किया हूँ, ठीक है, ताकि कम से कम आप उन नामों से परिचित हो जाइए और इनका संबंध किस विचारधारा को लेकर था, किस विचारधाराओं को लेकर था जो भारतीयों के हित के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है मित्र। हाँ, ये है कि इनके नाम और इनके कुछ उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास है कि आप को सारी चीज़ों को एक जगह रखूं ताकि आप इसको नोट्स बनाते चलिए और एग्ज़ाम के समय आसानी से आप इस चीज़ को क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक है मित्र। तो देखिए, आधुनिक भारत में विभिन्न प्रकार के विचारधारा वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं, जिनका संबंध किससे था, जिनका संबंध अगर हम देख लेते हैं सुधारवादी आंदोलन से था, जिसका संबंध राजनीतिक से था, जिनका संबंध क्रांतिकारी से था, जिनका संबंध मजदूर आंदोलनों से था, जिनका संबंध वामपंथी को लेकर था, जिनका संबंध शिक्षा में सुधार को लेकर का था, जिनका संबंध निम्न जातियों के सुधार को लेकर था। कुल मिलाकर इनका जो कुछ योगदान है वो भारतीयों के हित के ही संदर्भ में, अपने वर्गों के हित के संदर्भ में, अगर हम आपको कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में वो जो प्रमुख व्यक्तित्व वाले जो व्यक्तियों का मैंने नाम लिखा है, ये पर्सनल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, ये पर्सनल अपने लिए लड़ नहीं रहे थे, ये पर्सनल अपने लिए त्याग नहीं कर रहे थे, ये एक वर्ग को लेकर चलते थे, ये पूरे देश को लेकर चलते थे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का इतिहास के पन्नों में नाम क्या है, अमर है, और ये सदियों से चला आ रहा है और आज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है मित्र। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक भारत में ही केवल क्या नाम है महापुरुषों ने जन्म लिया या प्रमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी अगर आप मध्यकालीन में इतिहास में देखेंगे तो भक्ति आंदोलन के समय में ढेर सारे ऐसे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं और प्राचीन इतिहास में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वह आधुनिक भारत के पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए आज मैं वो सारे व्यक्तियों के नाम जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न के रूप में आते रहते हैं, उनको मैंने एक जगह यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है मित्र। इस चीज़ को आप जानते रहिए। देखिए, इस नाम को बताने से पहले हम आपको यहाँ पे ये बता देना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये व्यक्तियों का योगदान कैसे दिखाई देता है। कारण ये था कि आप जानते होंगे कि अंग्रेज़ों ने आया और अंग्रेज़ों ने भारत को क्या किया, गुलाम बनाया, ठीक है, सब वाकिफ़ हैं। भारत को गुलाम बनाया, भारत को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आर्थिक रूप से शोषण किया, सांस्कृतिक रूप से शोषण किया। तो भारतीयों में काफ़ी ज़्यादा दरिद्रता का एक तरीके से शिकार भी हो गए और भारत में रहने वाले लोग
जितने भी लोग थे वो अपना सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पाते थे। ऐसे स्थिति में प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामने उभर के आए और अपने हित की लड़ाई कर, अपने हित के लिए, अपने हित मतलब अपने लोगों के हित की लड़ाई के लिए वो कुछ नए नए कारनामे किए। और वो कारनामे जो किए मित्र, वो एक आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? वह एक आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। तो भारतीय इतिहास में जो प्रमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, इनका आंदोलन मुख्य रूप से 3 रूपों में दिखाई देता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में दिखाई देता है। और उन 3 रूपों में आंदोलन से जुड़ने वाले व्यक्तियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, आंदोलन 3 रूपों का मतलब यहाँ पे क्या है? आंदोलन की 3 रूपों का मतलब ये होता है मित्र, जो आंदोलन होता है वो आधुनिक भारत में सुधारवादी आंदोलन होता है, ठीक है। इसके बाद रूपांतरकारी आंदोलन होता है, और रूपांतरकारी आंदोलन के बाद एक आंदोलन जो होता है वो क्रांतिकारी आंदोलन होता है। तो यहाँ पे जो सुधारवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनके भी नाम लिखे गए हैं, जो रूपांतरकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनके भी नाम लिखे गए हैं, और जो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनके भी नाम लिखे गए हैं, और जो विद्रोह के रूप में भी जुड़े गए हैं उनके भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि आखिर में सुधारवादी आंदोलन का मतलब क्या होता है। देखिए, सुधारवादी आंदोलन का मतलब ये होता है कि सुधारवादी आंदोलन से तात्पर्य ये था कि जो भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाएं। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का मतलब ये होता है कि जो समाज में कुरीतियाँ थीं, उन समाज को कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। और जो धर्म में जो कुरीतियाँ आई हुई थी उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे धार्मिक सुधार आंदोलन करते हैं। हाँ, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जो व्यवस्था को पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। व्यवस्था में आई हुई कमी को दूर करने का ये प्रयास करना चाहते थे। तो इस प्रकार के आंदोलन को हम सुधारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है सुधारवादी आंदोलन, कौन सा लिखा गया है? सुधारवादी आंदोलन। तो सुधारवादी आंदोलन में मित्र यहाँ सामाजिक सुधार से संबंधित आंदोलन है, और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित कौन व्यक्ति जुड़े हैं उनके बारे में लिखा गया है। और समाज सुधार से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके नाम लिखे गए। तो एक एक नामों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम नाम को देखेंगे, ठीक है, फिर नाम यहाँ पर विशेषतर हम नामों को ही देखेंगे। तो कौन कौन से नाम हैं आपसे पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और कौन व्यक्ति धार्मिक सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से, और कौन व्यक्ति उदारवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और कौन व्यक्ति उग्रवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और कौन व्यक्ति क्रांतिकारी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कौन सा व्यक्ति निम्न जाति सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है, और कौन से व्यक्ति जनजातीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो उसके मैंने एक वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे लिस्ट बना दी गई है कि उसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति होते हैं। इसके आधार पर आपको प्रश्न सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इस तरीके के प्रश्नों की गलती आपसे नहीं होने पाए, तो उसके लिए इस तरीके से आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा समझने के लिए, और किसी को बताने के लिए, और विषयों के प्रति रुचि जगाने के लिए। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं मित्र, सुधारवादी आंदोलन क्या होता है, मैंने अभी बताया। तो सुधारवादी आंदोलन में जो सामाजिक सुधारवादी आंदोलन टाइप के व्यक्ति थे उनको देख लेते हैं। उनकी पूरी लिस्ट यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, ठीक है, पूरी लिस्ट यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है। तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। तो देखिए, राजा राम मोहन राय समाजवादी सुधारक थे, ठीक है, आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो राजा राम मोहन राय, दूसरा कौन है? राधाकांत देव, तीसरा देवेंद्र नाथ टैगोर, शिवदयाल खन्नी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और गोपाल हरि देशमुख। ये सारे आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर
गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, फिर इसके बाद दीनबंधु मित्र, केशव चंद्र सेन, महागोविंद रन्नाडे, श्री नारायण गुरु, स्वामी श्रद्धानंद, बहराम जी, मेरवान नजी, मालाबारी, फिर कौन है, फिर यहाँ पे लिखा गया है DK कर्वे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, DK कर्वे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, फिर डॉक्टर हरविलास सारदे। देखिए मित्र, जितने भी सामाजिक आंदोलन सुधार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सामाजिक सुधार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इन सबसे प्रश्न पूछा गया। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सामाजिक सुधार से जुड़े हुए या सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए कौन कौन व्यक्ति होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप 4-5 नाम गिनवा दो तो आप बड़े आराम से गिनवा देना। अगर ये लिस्ट याद रहेगी तभी तो आप गिना पाओगे कि हाँ, इसमें राजा राम मोहन थे, इसमें केशव चंद्र सेन थे, इसमें DK कर्वे थे, ठीक है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसमें गोपाल देशमुख थे, आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। ऐसे आप कई नामों को गिना सकते हो कि नहीं। तो ये एक पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ाया भी जाएगा, ऐसा मत समझिए, इसको एक एक करके टॉपिक को आपके सामने रखा भी जाएगा, लेकिन पहले आपको नाम से परिचित होना होगा। आप जब पहले किसी से मिलते हो तो क्या पूछते हो, पहले नाम पूछते हो ना, फिर क्या पूछते हो, फिर पता पूछते हो, फिर क्या पूछते हो, उसकी विशेषताएं पूछते हो, फिर क्या पूछते हो, उसके कार्य पूछते हो। अगर वो विशेषताएं न बताए तो कार्य से उसकी विशेषताएं जान पाओगे। तो पहले नाम से आप परिचित हो जाइए और उसके उद्देश्य से परिचित हो जाइए। क्लियर। अब देखते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो आपने नाम सुना होगा, फेमस नाम है भाई, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब फेमस नाम है। तो देखिए, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल और राम सिंह कूका, ये किससे जुड़े हुए हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती से भी प्रश्न आया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से प्रश्न पूछता है, और स्वामी विवेकानंद से भी प्रश्न आया है, सैयद अहमद खां, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया, मोहम्मद इकबाल, इनसे भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे, ठीक है। जो धर्म, जो एक तरीके से इनके धर्म में जो आई हुई कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को वैज्ञानिक तरीके से दूर करने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। आखिर में ये सुधार किया क्यों जाता था, व्यवस्था में पूरी परिवर्तन नहीं थी, व्यवस्था में पूरी परिवर्तन नहीं थी। आप ये बताइए, अगर आपके शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो क्या पूरे शरीर को नष्ट करोगे कि उस अंग को काट के निकाल दोगे, तो उस अंग को काट के निकालोगे ना भाई, पूरे शरीर को नष्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से यहाँ पे सुधार करने की बात कहेगी। अब देखते हैं मित्र, यहाँ पर जो राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने वाले व्यक्ति थे, जो रूपांतरकारी टाइप के आंदोलन करने वाले थे, वो 2 टाइप के थे जो राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो रूपांतरकारी के आंदोलन के रूप में राजनीतिक रूप से 2 विचारधाराएं, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि उदारवादी से जुड़े हुए कौन कौन से नेता थे या कौन से प्रमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इसी तरीके से उग्रवादी के संदर्भ में पूछा जाता है। अगर आपसे कोई 4 नेता पूछ देंगे तो कैसे बताओगे, जब आपके सामने ये लिस्ट होगी। तो कौन कौन से थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं उदारवादी टाइप के कौन कौन से व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, सत्येंद्रनाथ टैगोर, विमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया और विनोबा भावे और चौधरी रहमत अली। तो ये जितने टाइप के व्यक्ति यहाँ पे थे मित्र, ये एक तरीके से उदारवादी से विचारधाराओं से क्या करते थे, ताल्लुक़ रखते थे। हाँ, ये है कि दादा भाई नौरोजी प्रारंभ में तो उदारवादी थे, लेकिन आगे चलकर इनका जो स्वभाव था वो कहीं ना कहीं उग्रवादी के रूप में तब्दील हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो ये सारे उदारवादी नेता थे। इनकी सोच क्या थी, इनकी सोच ये थी कि जो अंग्रेज़ नीति लागू किए हैं वो नीतियाँ कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा
शोषणात्मक थी, इसलिए ये व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। लेकिन ये व्यवस्था में परिवर्तन तो करना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन करना चाहते थे? व्यवस्था में ये एकाएक परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, ये व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहते थे। अंग्रेजों का दिल जीतकर ये परिवर्तन करना चाहते थे। अब भाई किसी का दिल जीतना हो तो उसमें लंबा समय तो लगेगा ही, लेकिन अगर दिल जिसका दिल कठोर हो, भाई दिल उसी का जीता जा सकता है जिससे आपका भावनात्मक लगाव हो, नहीं तो आप किसी का दिल कैसे जीत पाओगे? तो इसीलिए उदारवादी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो बाद में कौन आते हैं? उग्रवादी। उग्रवादियों नेता जो थे वो जानते थे कि भाई ये पूरे तरीके से लुटेरे हैं, इनका हमारा भावनात्मक लगाव नहीं है, हम इनका दिल जीत ही नहीं पाएंगे, तो ये कभी व्यवस्था में पूरी तरीके से परिवर्तन लाएंगे ही नहीं। इसलिए हम क्रांतिकारी जैसे गतिविधियों को क्या करेंगे? लाएंगे। हम लड़ेंगे, हम झगड़ेंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन लड़ेंगे झगड़ेंगे जरूर, निवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उग्रवादी नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, CR दास, अरविंद घोष, CR गोपालाचारी, अब्दुल गफ्फार खां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद और जमना लाल बजाज और सुभाष चंद्र बोस। ऐसे नेता कौन थे? उग्रवादी विचारधारा के थे। और सुभाष चंद्र बोस तो भाई अपना यूनियन ही गठित कर लिया था पूरे तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए। आगे चलकर ये उग्रवादी क्रांतिकारी के रूप में तब्दील हो गए। यानी कि उग्रवादियों का एक विकसित रूप जो दिखाई देता है आगे चलकर, वो क्रांतिकारी के रूप में दिखाई देता है, जो समय का इंतजार नहीं करते हैं। क्रांतिकारी का मतलब ये कि व्यवस्था में परिवर्तन तो करना ही करना है, लेकिन इसके लिए मुझे समय का इंतजार नहीं करना है, एकाएक व्यवस्था में परिवर्तन करना है। या तो मरेंगे या तो मारेंगे। ठीक है, ये विचारधारा थी क्रांतिकारियों की। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये क्रांतिकारी नहीं थे, ये उग्रवादी स्वभाव के थे। सुभाष चंद्र बोस कोई क्रांतिकारी नहीं थे, उग्रवादी विचारधारा के थे। इन्होंने अपना यूनियन बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा उदारवादी से जुड़े हुए नेता कौन थे और उग्रवादी से जुड़े हुए कौन से नेता हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है, 4 विकल्प दे सकता है और इसमें से पूछ सकता है कि कौन उग्रवादी और कौन उदारवादी टाइप के व्यक्ति थे। क्लियर? अब हम आगे देख लेते हैं क्रांतिकारी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। क्रांतिकारी, अच्छा महात्मा गांधी की बात कर ली जाए तो महात्मा गांधी तो अपने आप में उदारवादी व्यक्ति तो थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर? अब देख लेते हैं क्रांतिकारी व्यक्तित्व जुड़ने वाले कौन से व्यक्ति हैं। तो देखिए मित्र, क्रांतिकारी से जुड़े हुए को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक वो क्रांतिकारी व्यक्ति, वह क्रांतिकारी व्यक्ति जो भारत में ही रहकर भारतीयों के लिए क्रांति किए थे, और दूसरे वे क्रांतिकारी जो भारत के मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी थे, लेकिन इन्होंने क्रांतिकारी संबंधी विचारधाराओं को कहाँ जन्म दिया? विदेशों में दिया। जो विदेशों में जाकर भारतीयों के लिए क्या कर रहे थे? क्रांतिकारियों के लिए मदद कर रहे थे। मूल निवासी के लोग विदेश में जाकर ऑर्गेनाइजेशन गठित किए, वो वहाँ पे जाकर विदेशों से मदद भी मांगने और उस मदद को कहीं ना कहीं इंडिया के क्रांतिकारियों के रूप में लगाया, ताकि भारत को जल्दी से जल्दी क्या किया जाए? आज़ाद किया जा सके, अंग्रेजों के शोषणात्मक भूमिका से मुक्ति दिलाया जा सके। ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं कि स्वदेशी क्रांतिकारी में या स्वदेशी क्रांति से जुड़े हुए मुख्य रूप से कौन कौन से व्यक्ति थे। तो स्वदेशी क्रांतिकारी से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, वीरेंद्र घोष, BD सावरकर, रासबिहारी बोस, सत्येंद्र नाथ बसु, मास्टर सूर्य सेन, ये क्रांतिकारी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसके अलावा और भी नाम हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, ये सब भी क्रांतिकारियों के गढ़ में शामिल थे। ऐसा नहीं था ये क्रांतिकारी नहीं थे, ये भी क्रांतिकारी थे, लेकिन इनके साथ और भी कुछ विचारधाराएं साथ में थी।
क्लियर। अब वही भी देख लेते हैं कि प्रवासी क्रांतिकारी के रूप में कौन कौन थे। तो प्रवासी क्रांतिकारी के रूप में देख लेते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा, फिर सोहन सिंह भाकना जो विदेश में जाकर क्रांतिकारी जैसे गतिविधियों को अंजाम दिए थे भारतीयों के हित के संदर्भ में, लाला हरदयाल और मदनलाल धिंगारा और राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, ये विदेश में गए थे, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे, मूल निवासी थे, रहने वाले भारत के मूल निवासी थे, ठीक है। तो इनको प्रवासी क्रांतिकारी कहा जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रवासी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। आते हैं देखते हैं मित्र, देखिए वामपंथी विचारधारा के जो भी व्यक्ति हैं वामपंथी, तो वामपंथी एक अलग विचारधारा होती है, ठीक है। तो उस विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले निम्नलिखित कौन से व्यक्ति होते हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग आ सकते हैं, क्रांतिकारी, चाहे उसमें उदारवादी भी हो, चाहे उग्रवादी भी हो, चाहे क्रांतिकारी भी हो, वो कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधाराओं से भी जुड़ने वाले कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, क्योंकि विचारधाराओं का एक अपना अलग सिद्धांत होता है। तो देखिए जो ये हैं मानवेंद्र नाथ राय, ये वामपंथी से जुड़े हुए हैं, सचिंद्र नाथ सन्याल वामपंथी से, राम प्रसाद बिस्मिल वामपंथी से, श्रीपाद अमृत डोंगे ये भी किससे जुड़े हुए हैं, वामपंथी से, अशफाक उल्ला खां ये क्रांतिकारी भी थे, ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहड़ी ये भी क्रांतिकारी थे, फिर भगवती शरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव थापर, भगत सिंह और श्री हरि राजगुरु, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो इसमें बहुत ऐसे सारे व्यक्ति हैं जिनका संबंध क्रांतिकारी और वामपंथी विचारधाराओं दोनों से था, ठीक मित्र। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझते रहिएगा। तो ये प्रमुख वो व्यक्तित्व हैं जो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आखिर में इनका संबंध किस विचारधारा को लेकर था, ठीक है। लेकिन सबका उद्देश्य क्या था, मानव कल्याण, सबका उद्देश्य क्या था, मानव कल्याण था। अब आते हैं देखते हैं मित्र, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि भारत में कृषक आंदोलन बहुत हुए थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अंग्रेज़ों ने कई नीतियाँ लेकर आई थी। कई नीतियाँ का मतलब भू राजस्व बंदोबस्त के तहत कई नीतियाँ लेकर आए थे। अस्थाई भू राजस्व बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महारवाड़ी जैसे बंदोबस्त लाकर जमींदारों के माध्यम से, और अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा किसानों का शोषण किया था, काफ़ी ज़्यादा किसानों का शोषण किया था। शोषण का मतलब कि टैक्स ज़्यादा लगा दोगे, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे। अपना समय दे दिए, चलो ठीक है, समय के साथ साथ पसीना भी दे दिए, चलो ठीक है, लेकिन पसीने के साथ साथ वो खून भी चूसना चालू किए, तो कहाँ तक ठीक होगा, आप ही बताइए, कहाँ तक ठीक होगा, कहाँ तक आप बर्दाश्त करोगे। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे कृषक के यूनियन के अध्यक्ष के रूप में तमाम प्रकार के व्यक्ति आए जो कहीं ना कहीं किसानों की लड़ाई के लिए लड़े, ठीक है, ताकि जो कृषक बेचारे परेशान हैं उनके हक की लड़ाई लड़े। और वो हक की लड़ाई लड़ने वाले जो व्यक्ति थे यहाँ पर मुख्य रूप से वो राजकुमार शुक्ल थे, बाबा राम चंद्र थे, विजय सिंह पाठक थे और भूप सिंह गुर्जर थे, और यहाँ पे सहजानंद सरस्वती थे। इसके बाद प्रोफेसर N.G. रंगा थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है मित्र। ये इनका संबंध कृषक आंदोलन से लेकर था। आधुनिक भारत में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय नेता के रूप में कहीं न कहीं दिखाई दिए, और यहाँ से इनसे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कृषक आंदोलन से जुड़ने वाले मुख्य रूप से कौन कौन व्यक्ति हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि आखिर में बताइए सहजानंद सरस्वती का संबंध किस आंदोलन को लेकर था। क्या ये निम्न जाति सुधार आंदोलन को लेकर था, क्या ये जनजातीय सुधार आंदोलन को लेकर था, क्या ये शिक्षा से संबंधित थे कि कृषक आंदोलन से संबंधित हैं। तो सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित थे, कृषक आंदोलन से संबंधित थे, क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं मित्र निम्न जाति आंदोलन। निम्न जाति आंदोलन का मतलब जो सदियों से चीज़ें चली आ रही थी वर्ण व्यवस्था के रूप में,
तो निम्न जातियों के प्रति बहुत अन्याय हो रहा था। भीमराव अंबेडकर ने यहाँ तक कह दिया था कि अंग्रेज जो आए वो भारतीयों के लिए, वो शूद्रों के लिए एक तरीके से क्या था, निम्न जातियों के लिए एक तरीके से क्या साबित हुआ, वरदान। क्यों? क्योंकि ऐसे तमाम प्रकार के एक्ट आए जो कहीं न कहीं सदियों से आ रही कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। क्या ये अंग्रेज ही किए? नहीं, इसके निम्न जातियों के आंदोलन के लिए भी बहुत सारे लोगों ने आधुनिक भारत में लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि आधुनिक भारत का मतलब जो अंग्रेज़ों ने जो विचारधारा प्रस्तुत की थी, उस विचारधाराओं को जानते हुए कुछ लोग आगे बढ़कर अंग्रेज़ों से मांग किए और सुधार करने के प्रयास किए, और इसके लिए तमाम प्रकार के अधिनियम भी बने। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए हैं आपके ज्योतिराव गोविंद राव फुले, ज्योतिबा फुले के नाम आपने सुना होगा। अगला देखिए यहाँ पे है नायकर रामास्वामी, रायकर रामास्वामी। फिर यहाँ पर है टी.के. माधवन, फिर यहाँ पर है वी.के. नायर और भीमराव अंबेडकर। तो ये निम्न जाति आंदोलन सुधार से संबंधित हैं। ये आप इस चीज़ को थोड़ा से जानते रहिए। क्लियर? इसके बाद देखिए ये निम्न जाति आंदोलन हो गया और यहाँ पर कृषक आंदोलन से संबंधित हो गया। अब यहाँ पे देखिए मित्र मजदूर आंदोलन। जी हाँ, अंग्रेज जब आए थे तो क्या रहे थे, ये कर रहे थे कि 12-12 घंटा 16-16 घंटा काम ले रहे थे, बालकों से, बच्चों से, महिलाओं से काम ले रहे थे। एक तो इतना अधिक समय तक काम ले रहे थे और उसके बदले में चंद पैसे भी दे रहे थे। यहाँ तक कहा जाता था कि यह 2 जून के रोटी तक नहीं देते थे, 2 जून तक रोटी तक नहीं देते थे। तो इसके लड़ाई के लिए मजदूरों के आंदोलन के रूप में ये प्रमुख व्यक्ति आते हैं, जिसमें नारायण मेधाजी लोखंडे थे। फिर यहाँ पे देखिए मलयपुरम सिंगा रावल चेटियार थे और बहमन पेस्टनजी और वाडिया थे। तो वाडिया ये कई बार एग्जाम में पूछता गया है कि आखिर में ये वाडिया किससे संबंधित है, ये लोखंडे किससे संबंधित हैं। तो इनका संबंध किससे है? मजदूर आंदोलन से था। किससे था? मजदूर आंदोलन से संबंध था वाडिया और लोखंडे का। ठीक है, न कि निम्न जाति सुधार आंदोलन से था, न कि कृषक आंदोलन से संबंध था। मुख्य रूप से किससे संबंध था? मजदूर आंदोलन से संबंधित था। क्लियर? अब देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जनजाति आंदोलन हुआ। जी हाँ, निम्न जाति के बाद बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे जनजातियाँ थे जो जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिनका जंगल ही घर था। लेकिन अंग्रेज वहाँ भी पहुँच गए, तो उसके हक के लिए भी विभिन्न प्रकार के व्यक्ति सामने आए। और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में कौन है? बुद्धो भगत, अमृतलाल ठक्कर बापा का नाम बहुत आया हुआ है एग्जाम में। बिरसा मुंडा, इनका भी नाम आया हुआ है। फिर अलरी सीताराम राजू, ठीक है, बिरसा मुंडा, ये प्रमुख टाइप के व्यक्ति हैं जो जनजाति आंदोलन के रूप में सामने आए और अपने वर्गों के हितों के लिए इन्होंने क्या किया? लड़ाई लड़ा। क्या ये लड़ाई अपने लिए लड़े? नहीं। अगर कोई अपने लिए लड़ाई लड़ा है इतिहास में, तो उसका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है। जो अपनों के लिए लड़ा है, उसका इतिहास के पन्नों में नाम अमर है। ठीक है, उनका नाम अमर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, जो अपने ही लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए लड़ा हो, जो मानव कल्याण के लिए लड़ा हो। ठीक है, अब देख लेते हैं शैक्षिक पृष्ठभूमि में जुड़े हुए तमाम प्रकार के ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़ने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे, उनके संदर्भ में आप देख लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे सकारात्मक भी है, कुछ चीज़ें नकारात्मक भी है। जैसे आपने देखा होगा नई शिक्षा की नीति, तो उसके पहले भी शिक्षा की नीति आती थी। ऐसा नहीं कि अभी आप देख रहे हो नई शिक्षा की नीति, ये तो विलियम जोन्स के ही समय से भारत में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, विलियम जोन्स 1700 मान के चलते हैं 84 के आसपास से स्टार्ट हो गया था और तब से ये चला ही आ रहा था। लॉर्ड मैकाले, वुड डिस्पेच, तमाम प्रकार के ऐसे हैं। तो उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से जुड़े हुए हैं, इनसे
प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनको देख लेते हैं कि इनका संबंध शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़ने वाले कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनका इतिहास के पन्नों में क्या व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व के लिए इनका एक एक अलग अलग नाम आपके सामने इनके कार्यों को बताया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं चार्ल्स ग्रांट, विलियम जोन्स, डेविड हेयर, हेनरी डिरोजियो। हेनरी डिरोजियो कौन था? ये राजा राम मोहन राय का एक तरीके से क्या था? शिष्य था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जोनाथ डक्कन, फिर लॉर्ड थॉमस मैकाले। यही मैकाले कहता है कि हमारे जो अलमारी का एक खाना होता है वो पूरे अरब और एशियाओं के देशों के पुस्तकालयों पर कहीं ज़्यादा भारी पड़ता है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं लॉस फियर, एडरिच दिनबंधु, फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच, फिर विलियम विल्सन हंटर, फिर यहाँ पे देख लेते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आशुतोष मुखर्जी और दौलत सिंह कोठारी। इस सब का संबंध किससे है मित्र? इन सब का संबंध शैक्षिक पृष्ठभूमि से या शिक्षा सुधार संबंधित नीति से है। तो कभी कभी आपको इनका क्रम दे सकता है कि आखिर में सबसे पहले शिक्षा नीति में सुधार किसके समय प्रारंभ हुआ था, या इन लोगों का एक सही क्रम बताइए कि कौन शिक्षा नीति सर्वप्रथम लाया। तो ये अपने आप में एक तरीके से सही क्रम भी है और जुड़ने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। तो आपने अब तक क्या देखा मित्र? आपने अब तक यही देखा कि आधुनिक भारत में जो आंदोलन के रूप में जो जुड़ने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का मैंने यहाँ पर आपके सामने नाम बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले नाम से परिचित होइए, आप नाम जानते रहिए, इसकी लिस्ट बनाए। अगर आपसे कोई पूछे कि उदारवादी व्यक्तियों के 4 नाम बताइए, उग्रवादी व्यक्तियों के आप 4 नाम बताइए, सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए 4 व्यक्तियों के नाम बताइए, या धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम बताइए। ठीक है, पहले तो ये जानिए। और इन सब का अपने आप में क्या है? पर्सनालिटी है, अपना एक अलग व्यक्तित्व है, इनका अपना इतिहास आधुनिक भारत में एक अलग योगदान है। ठीक है, तो अब जब हम सुधारवादी के रूप में बात किए हैं तो वहाँ पे ये भी तो आएगा कि सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में इन्होंने कौन सा संघ बनाया था, कौन सी पुस्तकें लिखी हुई थी, कौन से इन्होंने कार्य किए हुए थे। उदारवादी व्यक्तियों ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया हुआ था, या कौन सी उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई थी जिसके माध्यम से वो अंग्रेज़ों को जगाना चाहते थे, या सामाजिक सुधार आंदोलन में ऐसी कौन सी बातें कही जिससे भारतीयों में एकीकरण लाने की बात की जा रही थी। वो सब एक एक व्यक्ति के बारे में आपके सामने चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे कि आधुनिक भारत में जो प्रमुख पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं उनका इतिहास में क्या भूमिका है और उनका संबंध किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, आज अगर हम कोई भी घटना आज घटती है, कोई भी मुद्दा आज घटित होता है, तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट टाइम के रूप में हम आधुनिक भारत में इन्हीं सब का अवलोकन करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा त्याग किया था, और उसी त्याग का फल है कि आज जो घटनाएं घटती हैं उसको चंद मिनटों में सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और इनकी विचारधाराओं से सबक लेते हुए हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनके इतिहास में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और बनी रहेगी भी। तो लग रहा है कि मित्रों आपको मेरी बातें यकीनन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो जो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो होगा, इन्हीं व्यक्तियों में जितने भी व्यक्ति हैं, तो प्रमुख व्यक्तियों का जन्म कहाँ हुआ था,
और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी और जन्म किस स्थान पे हुआ था, इस पर एक वीडियो बनेगा, संक्षेप में वीडियो बनेगा। उसके बाद सब इसमें से प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, अलग अलग जो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आधुनिक भारत में मैंने कहा कि अगर आधुनिक भारत से अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो 60% प्रश्न लगभग इन्हीं व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ रहता है, जो आपके लगभग 10 वीडियो में, शॉर्टकट वीडियो में आपके पूरे कंप्लीट्स अपने आप में नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स इस तरीके से बनाइए जो समझने और समझाने में भी क्या हो, आसान हो। तो इसी के साथ मित्रों मुझे इजाज़त दीजिए, हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।